दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे केस फाइल के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इतनी दर्दनाक मौत दे सकता है। क्या भला कोई इतना नीचे गिर सकता है कि अपने ही भाई को मौत की नींद सुला दे? क्या सच बोलना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी कीमत इस शख्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? उसे इतनी खौफनाक तरीके से मौत दी गई कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस शख्स के लिवर को 4 टुकड़ों में काट दिया गया था। उसकी 5 पसलियां और गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी। इतना ही नहीं, हाथ की हड्डी को भी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। इसके अलावा उसका दिल भी पूरी तरह से फट चुका था। सिर पर भी चोट के 15 गंभीर निशान पाए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी दर्दनाक मौत इस शख्स को दी क्यों गई? कौन था इसका कातिल जिसने इस पर जरा भी रहम नहीं खाया? क्या सच में से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली है या मामला कुछ और ही है? अगर आप भी जानना चाहते हैं सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही केस फाइल सुनने का मौका मिलता रहे। दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ जहां एक तरफ सभी लोग नए साल की खुशी में पार्टी कर एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस को एक शख्स के गुम होने की खबर मिलती है। गुमशुदा शख्स के परिवार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि आखिरी बार उनके बेटे से मिलने के लिए घर पर कोई आया था जो उसे अपने साथ ही ले गया। इसके बाद उनका बेटा अभी तक घर नहीं आया है, साथ ही तभी से उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये शिकायत सुनने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी और पुलिस के एफआईआर दर्ज करते ही पूरे छत्तीसगढ़ में हंगामा मच गया, क्योंकि ये मामला किसी मामूली शख्स का नहीं था, बल्कि ये बीजापुर के 32 साल के एक नामचीन पत्रकार मुकेश चंद्राकर का था, जो कि साल 2005 में सल्वा जुडूम से प्रभावित होकर आवापल्ली और फिर बीजापुर आए थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सल्वा जुडूम 2005 में शुरू किया गया एक मिशन था, जिसका मकसद नक्सलवादियों से लड़ने के लिए स्थानीय आदिवासियों को इकट्ठा करना था। इस मिशन का मतलब शांति यात्रा था, लेकिन इसके दौरान कई गंभीर आरोप लगाए गए। सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने एक रिपोर्ट के दौरान सल्वा जुडूम के समय की घटनाओं के बारे में बात करते हुए बताया कि इस दौरान गांव को जलाया गया, सुरक्षा कर्मियों ने लोगों के साथ मारपीट की, लोगों से लूटपाट की, लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ और 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। साथ ही स्थानीय लोगों को पुलिस कैंपों और रिफ्यूजी कैंपों में रहने के लिए मजबूर किया गया। सल्वा जुडूम पर विवाद बढ़ने के बाद ये मामला 2012 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया और सल्वा जुडूम को बंद करने का आदेश दिया। आपको बता दें, जब सल्वा जुडूम शुरू हुआ था तब मुकेश भी अपने परिवार के साथ आवापल्ली के रिफ्यूजी कैंप में टेंट लगा कर रहते थे। हालांकि यहाँ रहने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, जिसके बाद वो अपने परिवार को लेकर बीजापुर आ गए और अपना घर चलाने के लिए गैराज में काम करने लगे। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, लेकिन दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून था। इसी जुनून के साथ मुकेश ने बीजापुर के एक स्कूल से ग्रेजुएशन पास कर जर्नलिज्म का कोर्स किया और अपने बड़े भाई युकेश चंद्राकर के साथ जर्नलिज्म से अपने करियर की शुरुआत की। और जिस चैनल के लिए सबसे पहले उन्होंने काम किया उसका नाम है न्यूज 18। इसके बाद मुकेश मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखने लगे। हालांकि मुकेश का मानना था कि न्यूज चैनल खबरों को जिस तरह से जगह देनी चाहिए उस तरह से नहीं देते और न ही जनता के सामने सच रखते हैं। इसलिए उन्होंने बस्तर जंक्शन नाम का अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिसके लिए वो शुरू में तो मोबाइल से एडिटिंग करते थे और फिर धीरे धीरे लैपटॉप से करने लगे। इस तरह मुकेश पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे थे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते जा रहे थे। ये बस्तर क्षेत्र में नक्सली हमलों, मुठभेड़ों और अन्य मुद्दों पर रिपोर्टिंग किया करते थे और एक राष्ट्रीय समाचार चैनल के लिए स्ट्रिंगर के रूप में भी काम करते थे। साथ ही मुकेश ने अपना जो यूट्यूब पर चैनल बनाया था उस पर भी देखते ही देखते करीब 1.66 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। ये अक्सर अपनी वीडियो में बस्तर इलाके के संघर्ष, आदिवासी समुदाय के मुद्दे और स्थानीय समस्याओं पर वीडियो बनाकर उन्हें लोगों के सामने पेश करते थे और अपने नेटवर्क के जरिए राज्य की राजधानी रायपुर और देश भर के पत्रकारों की भी मदद करते थे। बीते 2-3 साल पहले रावघाट परियोजना पर रिपोर्टिंग करते समय गुंडों ने इन पर हमला भी कर दिया था, जिसके बाद मुकेश ने एसपी ऑफिस में शिकायत भी दर्ज की, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरकार हो या अधिकारी किसी को भी उनका सच बोलना अच्छा नहीं लगता था, जिसमें पुलिस भी शामिल थे। ये एक ऐसे पत्रकार थे जिनकी कलम सच लिखने से कभी नहीं घबराती थी
इनकी आवाज किसी पद या स्टेटस के दबाव में नहीं आती थी। मुकेश बिना डरे सबके सामने सच लाने का दम रखते थे और उनकी इस हिम्मत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इन्होंने साल 2021 में नक्सलवादियों के बीच जाकर बटालियन के जवानों को बचाने में अहम रोल अदा किया था, जिसके बाद राज्य पुलिस ने भी इनकी इस बहादुरी की सराहना की थी। इतना ही नहीं, मुकेश ने कई भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उजागर किए थे। शायद मुकेश की यही बात उनकी मौत का कारण बनी और उन्हें 32 साल जितनी कम उम्र में ही मौत की नींद सुला दिया गया। पर उनका कातिल था कौन और क्यों इन्हें मारा गया, ये जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक टिके रहना होगा, क्योंकि आगे ऐसे कई खुलासे होने वाले हैं जिन्हें सुन आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, पुलिस को जैसे ही 1 जनवरी की शाम मुकेश के परिवार से उनके गायब होने के बारे में पता चला, तो पुलिस ने देरी न करते हुए और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। और करीब 2 दिन की खोजबीन के बाद उन्हें मुकेश की लास्ट लोकेशन के बारे में पता चल गया, जो कि एक ठेकेदार और उनके रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर के घर की थी। पुलिस फौरन इस लोकेशन पर पहुंच गई और जब पूरे घर की जांच पड़ताल की तो वहां पर एक सेप्टिक टैंक में मुकेश की लाश मिली, जिसे हाल ही में कंक्रीट से बंद किया गया था, जिस वजह से पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सेप्टिक का एक हिस्सा हमेशा खुला रखा जाता है जिस पर ढक्कन लगा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। इस टैंक को पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट से कवर कर दिया गया था। इसी शक के आधार पर जैसे ही पुलिस ने टैंक को तोड़ने के ऑर्डर्स दिए तो उसमें से 3 जनवरी 2025 को मुकेश की लाश बरामद हुई, जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारकर ठेकेदार सुरेश के बाड़े में बने इस सेप्टिक टैंक में बंद कर दिया गया था। हालांकि इस वक्त उनके शव की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन कपड़ों से उनकी पहचान पत्रकार मुकेश चंद्राकर के रूप में हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मुकेश की लाश यहाँ पहुंची कैसे और उनका सुरेश के साथ क्या कनेक्शन था। आपको बता दें कि मुकेश की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही भाई ने इतनी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा था। जी हाँ दोस्तों, सुरेश मुकेश का कजन है और ये एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सुरेश इस केस का मुख्य आरोपी है और इसके अलावा इस घटना में 3 आरोपी और भी शामिल हैं, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सुरेश जो आज करोड़ों का मालिक है, ये पहले साल 2008 में पुलिस विभाग में 1500 रुपए में बावर्ची की नौकरी करता था, जिसके बाद धीरे धीरे कर इसने अपने संपर्क बनाए और साल 2012 से छोटी मोटी ठेकेदारी शुरू की। इतना ही नहीं, उसने अफसरों से ऐसी सांठ-गांठ बैठाई कि चंद सालों में ही करोड़ों की सड़कें बनाने का ठेका ले लिया, जिसके बाद साल 2016 में सुरेश को सबसे बड़ा ठेका 50 करोड़ का मिला, जो कि गंगालूर से नेलनार 32 किलोमीटर एक सड़क निर्माण का था। लेकिन यह 50 करोड़ भी सुरेश को काफी कम लग रहे थे, इसलिए इसने साल 2019 में अधिकारियों के साथ गोलमाल करके 50 करोड़ के ठेके को 120 करोड़ के बजट का बना दिया था। आपको बता दें, सड़क का काम अब तक चल रहा है, लेकिन सड़क पूरी नहीं हुई और सुरेश को 90% राशि का भुगतान हो चुका है। यहाँ तक कि जो सड़क 17 किलोमीटर बनी थी वो भी 2024 में बारिश में बह गई। जब इस बात को लेकर लोगों ने बवाल काटा तो खुद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए और सामाजिक नेता अजय सिंह ने जब आरटीआई लगाई तो उन्हें किसी एट्रोसिटी के फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया। अपने एक इंटरव्यू में अजय सिंह ने बताया कि सुरेश चंद्राकर के पास पहले साइकिल भी नहीं थी, लेकिन अब 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है। एक एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सुरेश ने बड़ी ही चालाकी से सड़क का बजट रिवाइज करके 50 करोड़ से 120 करोड़ कर दिया था, जबकि सड़क बनी ही नहीं और पैसे मिल गए। इसके अलावा ये भी बताया गया कि सुरेश द्वारा बनवाई ये सड़क अगस्त के महीने में बह गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए तो अधिकारियों ने फाइल को आगे ही नहीं बढ़ाया। ये खबर जब मुकेश को पता चली तो उन्होंने देरी न करते हुए इस घोटाले को सामने लाने का फैसला किया और 29 दिसंबर को सुरेश चंद्राकर के खिलाफ एक खबर जारी की, जिसमें उन्होंने सुरेश के करप्शन को उजागर कर 120 करोड़ की सड़क का खुलासा किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरी सड़क का निर्माण कार्य पुलिस ही करवा रही थी और पुलिस के पास ही केंद्र से मिलने वाली केंद्रीय सहायता यानी खर्च करने और इस इलाके के निर्माण का पूरा अधिकार है। लेकिन फिर भी पुलिस सुरेश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। मुकेश की रिपोर्टिंग जब सुरेश ने सुनी तो उसे अपनी ठेकेदारी जाने का डर सताने लगा, इसलिए उसने अपने भाई रितेश चंद्राकर को 1 जनवरी की रात मुकेश के घर भेजा और उसे बीजापुर चट्टानपारा में स्थित अपने बाड़े में लाने के लिए कहा। अब क्योंकि ये कजन थे और एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते थे तो मुकेश भी रितेश के साथ चला गया और परिवार वालों ने भी इसको नहीं रोका। रितेश मुकेश को लेकर सुरेश के बाड़े में पहुंच गया, जहां इन तीनों ने मिलकर रात का खाना खाया और इसी दौरान रितेश ने मुकेश से कहा कि हम एक ही परिवार के हैं, तुम हमारा साथ देने के बजाय हमारे काम में बाधा डाल रहे हो, जिस पर मुकेश भड़क उठा और दोनों में बहस हो गई। इस वक्त यहाँ सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके और दिनेश चंद्राकर, जो कि सुरेश का ही एक और भाई है,
वो भी वहाँ मौजूद था। इन चारों ने मिलकर मुकेश के सर, छाती, पेट और पीठ पर पहले तो लोहे की रॉड से वार किया, उसके सर पर कुल्हाड़ी से अटैक किया, फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए पास के ही सेप्टिक टैंक में डाल दिया और उसे स्लैब के ढक्कन से बंद कर उस पर सीमेंट वगैरह लगा दिया ताकि किसी को भी पता ना चले कि टैंक के अंदर क्या है। लेकिन पुलिस ने आखिरकार 2 दिन की खोजबीन के बाद मुकेश का शव ढूंढ ही निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुकेश को दर्दनाक मौत देने के बाद रितेश फौरन अपनी कार को लेकर रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा और वहां से दिल्ली भाग गया, जबकि सुरेश अपनी कार से हैदराबाद भाग गया था। 2 दिन तक किसी को भी इनके काले कारनामे के बारे में पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने जब मुकेश की फोन लोकेशन चेक की तब आखिरकार 2 दिन की खोजबीन के बाद उसका शव सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ, जिसके बाद मुकेश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रिपोर्ट में दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया कि मुकेश को बड़े ही खतरनाक तरीके से मौत दी गई थी। दम निकलने से पहले उसे काफी यातनाएं दी गई। उसका लिवर 4 टुकड़ों में बटा मिला था। मुकेश की 5 पसलियां और गर्दन की हड्डी टूटी मिली थी। इसके अलावा हाथ की हड्डी 2 टुकड़ों में टूटी थी। इतना ही नहीं, हार्ट पूरी तरह से फटा मिला। सिर पर भी चोट के 15 गंभीर निशान पाए गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिस डॉक्टर ने मुकेश चंद्राकर के शव का पोस्टमार्टम किया था, उनका कहना है कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। मुकेश को बेहद बेरहमी से मौत के हवाले किया गया था। हालांकि इस घटना को अंजाम देने वालों को भी पुलिस ने जल्द ही पकड़ लिया और इन्हें पकड़ने के लिए 11 मेंबर्स की एसआईटी टीम बनाई गई थी, जिसके बाद रितेश, दिनेश और महेंद्र को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। वहीं सुरेश को पकड़ने के लिए 4 टीमें अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई थी, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया और फिर सुरेश को बीजापुर लाया गया, जहां उसके साथ कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने सुरेश चंद्राकर के कुछ बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग भी हरकत में आया है। पीडब्ल्यूडी ने सुरेश चंद्राकर के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है और जारी सभी टेंडर को रद्द कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस आदेश में कहा है कि सुरेश चंद्राकर के सभी चल रहे काम को रद्द किया जाता है। इसमें 30 इलाकों में बटे नीलसार, गंगालूर मार्ग का काम भी शामिल है। इसके अलावा जयपुर रोड से तुमनार और कुटरू से फरसेगढ़ के काम भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी कामों में लगभग 8 से 10 महीनों में कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। साथ ही सुरेश पर मुकेश की जान लेने के साथ साथ अवैध जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगा है। जी हां, सुरेश का गंगालूर सड़क पर 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था, जिस पर इसने एक फार्म हाउस बना रखा था। पुलिस ने इस फार्म हाउस पर अब बुलडोजर चलवा दिया है और साथ ही जहां जहां भी सुरेश का अवैध जमीनी कब्जा था उसे भी जब्त कर लिया है। आपको जान के हैरानी होगी कि सुरेश ने वन विभाग की जमीन पर भी अपना हक जमाया हुआ था, जिसे अब वन विभाग ने खाली करा लिया है। वहीं मुकेश के मामले में अभी भी सुरेश के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या मुकेश को इंसाफ मिल पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।